जय हिंद साथियों, मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में भारतीय संविधान के भाग 2 के बारे में बात करेंगे। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। जो आर्टिकल है उसको याद कराएंगे, कैसे आप लोगों को याद करना है। तो देखते हैं भाग 2 नागरिकता। तो सबसे पहले देखते हैं नागरिक कौन होता है। तो साथियों, नागरिक जो है राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त है तथा वह अपने राज्य और संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता है, नागरिक कहलाता है। भारतीय नागरिकों को कुछ अन्य अधिकार प्राप्त हैं, जैसे जो विदेशी भारत में तो सब रह सकते हैं, जो विदेशी आए वो भी घूम टहल सकते हैं, रह सकते हैं, तो लेकिन वो नागरिक नहीं हो सकते। और नागरिकता कैसे ग्रहण करनी पड़ती है उसको भी बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो भारत के नागरिक होते हैं उन्हें जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, संसद के सदस्य के रूप में चुनने का अधिकार होता है, राष्ट्रपति बनने का अधिकार होता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने का अधिकार होता है। बहुत सारे पद हैं जो सिर्फ भारत के नागरिक को ही मिलते हैं और बहुत सारे जो मूल अधिकार हैं वो भी भारत के नागरिक को ही मिलते हैं। और भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता से मतलब पूरे देश की एक ही नागरिकता है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। वहाँ राज्य की अलग से नागरिकता होती है और देश की अलग से नागरिकता होती है, लेकिन यहाँ राज्य की कोई नागरिकता नहीं होती, सिर्फ देश की आपको एकल नागरिकता होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है। एकल नागरिकता है कि दोहरी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है, इसको ही आप लोग याद रखिए। तो इसमें दिया गया है भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तो सबसे पहले इसमें अनुच्छेद कितने हैं? तो इसमें अनुच्छेद जो हैं आपके 5 से 11 तक आपके अनुच्छेद हैं, जिसमें से 5 से 8 तक का जो अनुच्छेद है वो संविधान जब लागू हुआ था उस समय किनको किनको नागरिकता दी जानी है उसके बारे में है। और उसके बाद 3 आर्टिकल अलग हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे 9 नंबर आर्टिकल है उसमें दिया गया है कि आप जब दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाती है। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 5 को देखते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। तो 26 जनवरी 1950 में जो कौन नागरिक होगा इसके बारे में आर्टिकल 5 में दिया गया है। जैसे भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, पहली जो उनकी प्राथमिकता है नागरिक होने के लिए भारत का राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। और दूसरा है उसके माता पिता में से कोई एक भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो और संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्ष तक साधारण तौर पर भारत का निवासी रहा हो। जब संविधान लागू हुआ तो उसके बारे में कौन कौन नागरिक होगा उसके बारे में आपका अनुच्छेद 5 में दिया गया है। इसमें 3 कंडीशन दी गई हैं। जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, उसके माता या पिता में से कोई भी भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो और संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्ष तक साधारण तौर पर भारत में निवास किया हो तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। और उसके बाद अनुच्छेद 6 आता है, आर्टिकल 6, पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता। तो इसमें देखते हैं, इसमें जो कंडीशन रखी गई है, एक जो डेट रखी गई थी उसको पासिंग डेट कहते हैं। जैसे 19 जुलाई 1948 से पहले आए लोग जो पाकिस्तान से प्रव्रजन यानी पाकिस्तान से आए हैं व्यक्तियों के बारे में आर्टिकल नंबर 6 में बताया गया है कि जो पाकिस्तान से आए हैं उनकी नागरिकता कैसे मिलेगी। तो उसमें 2 प्रकार के लोग आए थे जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए थे और जो 19 जुलाई
1948 के बाद भारत आए थे। तो जो 19 जुलाई 1948 को से पहले भारत में आ गए थे तो उनको नागरिकता दी गई थी, और जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए तो उनको 6 मंथ भारत में रहना अनिवार्य था। उसके बाद आप उनके द्वारा जो नागरिकता के लिए पंजीकरण कराना पड़ता था। तो 6 मंथ के बाद ही नागरिकता उनको पंजीकरण कराने के बाद मिलती थी। तो आर्टिकल नंबर 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान के से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता। 5 में कहा गया है संविधान के लागू होने के समय कौन कौन नागरिक रहेगा उसके बारे में बताया गया है, 3 कंडीशन बताई गई हैं। उसके बाद आर्टिकल नंबर 6 में कहा गया है पाकिस्तान से जो आए हैं उनकी नागरिकता किस हिसाब से मिलेगी। इसमें 19 जुलाई 1948 की डेट महत्वपूर्ण है। इस तिथि को भारत पाकिस्तान से भारत प्रवास के लिए अनुमति पत्र की प्रणाली शुरू की गई थी। तो अगर कभी पूछा जाएगा कि नागरिकता के लिए अनुमति जो डेट है उसको क्या रखा गया था, तो आर्टिकल नंबर 6 के अनुसार 19 जुलाई 1948 को रखा गया था। उसके बाद आर्टिकल नंबर 7 आ जाता है। आर्टिकल नंबर 7 है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता। जो पाकिस्तान चले गए थे उसके बाद वो फिर से आना चाहते हैं तो उनके बारे में आर्टिकल नंबर 7 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 5 में क्या कहा गया है, जो भारत में संविधान लागू होने के समय कौन भारत का नागरिक होगा उसके बारे में आर्टिकल नंबर 5 में प्रावधान है। और उसके बाद आर्टिकल नंबर 6 में है जो पाकिस्तान से आए हैं उनकी नागरिकता के बारे में है। आर्टिकल नंबर 7 से है जो पाकिस्तान चले गए थे वो भारत में आने के बाद उनकी नागरिकता के बारे में प्रावधान है। तो आर्टिकल नंबर 7 में है जो मार्च 1947 के बाद भारत में प्रव्रजन कर लिए हों वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। और किंतु जैसे जो 1947 के बाद भारत से चले गए हों पाकिस्तान में और नागरिक नहीं समझा जाएगा, किंतु यदि वह अस्थायी रूप से भारत लौटने के लिए आ गए हैं तो उनकी नागरिकता के संबंध में वही नियम लागू होंगे जो अनुच्छेद 6 में 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए थे। तो जो आर्टिकल नंबर 6 में बताया गया है कि जो 19 जुलाई 1948 में पाकिस्तान से भारत आए थे उनको 6 महीने भारत में रहना अनिवार्य था। उसके बाद वो नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वही नियम आर्टिकल नंबर 7 में लागू होगा। जो पाकिस्तान चले गए थे 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे और फिर भारत आना चाह रहे हों, वहाँ गए, वहाँ उनको नहीं अच्छा लगा, फिर वो भारत लौटना चाह रहे हैं, उनके बारे में आर्टिकल नंबर 7 में है। अब आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 8 में क्या है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में आर्टिकल नंबर 8 में बताया गया है। तो आर्टिकल नंबर 8 को इसलिए रखा गया था क्योंकि जब भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी उसमें बहुत से ऐसे लोग थे जो विदेशों में रहते थे और भारत की स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे, तो उनके बारे में नागरिकता के प्रावधान के लिए आर्टिकल नंबर 8 में कहा गया है। जैसे आर्टिकल नंबर 8 में क्या है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के बारे में नागरिकता। आपको 3-4 आर्टिकल तो याद हो गए होंगे। जैसे आर्टिकल नंबर नागरिकता में आर्टिकल नंबर 5 से आर्टिकल नंबर 11 तक का प्रावधान है, जिसमें से आपको आर्टिकल नंबर 5 में बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो कौन भारत का नागरिक होगा उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 6 में बताया गया है जो आर्टिकल नंबर 6 में बताया गया है कि जो पाकिस्तान से आए हैं उनके बारे में नागरिकता का प्रावधान किस हिसाब से है, उनके लिए एक पासिंग डेट निर्धारित की गई है जो 19 जुलाई 1948 है। और उसके हिसाब से जो उससे 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए थे
उनकी नागरिकता मिल जाएगी। और जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं उनके लिए प्रावधान है कि उनको 6 महीने भारत में रहना होगा, फिर उसके बाद नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद आर्टिकल नंबर 7 आता है, जो मार्च 1948 के बाद भारत से चले गए थे पाकिस्तान, वो फिर आना चाह रहे हैं, उनके बारे में प्रावधान है। और उसके बाद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के बारे में नागरिकता का प्रावधान, जिसमें से 6-7 का जो अब कोई रोल नहीं है, क्योंकि उस समय की कंडीशन के हिसाब से आर्टिकल नंबर 6 और 7 को रखा गया था। तो जो संविधान के लागू होने के समय भारत के निवासी नहीं थे परंतु वे भारतीय मूल के थे, तो उनको उनके नागरिकता के बारे में प्रावधान आर्टिकल नंबर 8 में किया गया है। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 9। तो विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा, इसके बारे में आर्टिकल नंबर 9 में प्रावधान है। बस इतना आप लोग याद रखिए। अगर आप लोग यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी पुलिस का, तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट जो पॉइंट है इसी से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अगर आप जैसे पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें बहुत डिटेल में पूछा जाता है। तो जो छोटे लेवल के एग्ज़ाम के हैं, जैसे यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया और एसएससी जीडी हो गया, ग्रुप डी हो गया, रेलवे हो गया, इन सब के लिए ये वीडियो है। और उसके बाद देखते हैं आर्टिकल नंबर 10। आर्टिकल नंबर 10, नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य न किया जाए। तो नागरिकता आपकी कब तक बनी रहेगी, इसके बारे में आपको प्रावधान आर्टिकल नंबर 10 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 10 में यह स्पष्ट करता है कि किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा बनाई विधि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से छीना या समाप्त नहीं किया जा सकता। तो इसमें आर्टिकल नंबर 10 में बताया गया है कि संसद विधि द्वारा आपकी नागरिकता को छीन या समाप्त नहीं कर सकती है। अब आर्टिकल नंबर जो 11 है, इसके संबंध में संसद को अधिकार है कानून बनाने के। तो इसमें नागरिकों के संबंध में विधि निर्माण करने का अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 11 संसद को देता है। तो नागरिकता के संबंधित प्रावधान या कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो संसद को है। तो देखते हैं नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो इसमें कई बार संशोधन कर चुके हैं, तो लगभग इसमें 8 बार संशोधन हो चुका है। और इसमें सर्वप्रथम संशोधन जो है 1957 में हुआ, फिर उसके बाद 60 में, फिर 1986 में, फिर उसके बाद 1992 में, उसके बाद 2003 में संशोधन हुआ, फिर 2005 में, फिर लास्ट जो संशोधन अभी तक हुआ है 2015 में हुआ है। तो पहला नागरिकता अधिनियम जो था वो कब का था, 1955 का, ये याद रखिए। और कितनी बार संशोधन हो चुका है, 8 बार संशोधन हो चुका है। और लास्ट जो संशोधन है वो 2015 में हुआ था। इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिक निम्न 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जो भारत की नागरिकता लेने चाहे, इस अधिनियम के अनुसार भारत की नागरिकता जो है 5 प्रकार से मिलती है या प्राप्त की जाती है। तो पहला जन्म से, फिर वंशाधिकार से, पंजीकरण द्वारा और देशीकरण द्वारा या विदेशी भूमि के अर्जन द्वारा। तो आप विदेशी भूमि के अर्जन द्वारा आप समझ सकते हैं, जैसे कोई विदेशी भूमि है उसको भारत में मिलाया जा रहा है, तो वहाँ के जो नागरिक होंगे वह स्वतः ही भारत के नागरिक समझे जाएंगे। जैसे 1975 में सिक्किम को भारत में मिलाया गया, तो सिक्किम के जो नागरिक थे वो भारत के नागरिक हो गए। तो जन्म से नागरिकता देख लेते हैं। जन्म से भारत में जन्म से 26 जनवरी 1950 के बाद एवं माता पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक होना चाहिए। आम स्वतंत्रता भारतीय संविधान लागू होने के बाद
आपके माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक होना चाहिए। और इसमें अपवाद है। अपवाद में क्या है, जहाँ जन्म के समय शिशु का पिता दूसरे देश या शत्रु देश का राजनयिक न हो, डिप्लोमेट ना हो। इसमें एक अपवाद है कि अगर आपके जो पिता हैं वो किसी दुश्मन देश या किसी दूसरे देश के राजनयिक या डिप्लोमेट हैं तो आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी। और शत्रु के अधीन भारत के किसी भाग में जन्म लेने वाला व्यक्ति, अगर कोई भारत का भाग है जो किसी शत्रु देश के अधीन है और उसमें जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। अब देखते हैं वंश के आधार पर नागरिकता। तो वंश के आधार पर 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो। तो वंश के आधार पे तो आपका यही हो गया कि जो आप 26 जनवरी 1950 के बाद आपके जन्म लेने के समय आपके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। और इसमें माता की नागरिकता के आधार पर नागरिकता का प्रावधान नागरिक संशोधन अधिनियम 1952 के द्वारा दिया गया। तो जैसे विदेशी भूमि पे अगर कोई पैदा हुआ है जिसके माता पिता में से अगर कोई एक भारत का नागरिक है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये माता के आधार पर नागरिकता का प्रावधान जो है 1992 के नागरिक संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया। उसके बाद आता है 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो सकता या उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय राजनयिक कार्यालय में जन्म का पंजीकरण न कराया गया हो। तो एक और कंडीशन हो गई 3 दिसंबर 2004 के बाद यदि कोई विदेशी कोई भारतीय मूल के माता पिता हैं और विदेश में रह रहे हैं तो उनका अगर बच्चा है जिसका 1 वर्ष के भीतर जन्म के 1 वर्ष के भीतर उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य है तो उसको नागरिकता दी जाएगी। अब पंजीकरण द्वारा नागरिकता, तो ये आप लोगों को समझ आ चुका होगा। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय राजनयिक कार्यालय में जन्म का पंजीकरण न कराया गया हो। पंजीकरण द्वारा नागरिकता, जन्म के बाद भारत में लगातार 5 से 7 वर्ष तक रहने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। अगर पंजीकरण के हिसाब से आप नागरिकता का लेना चाह रहे हैं तो जन्म के बाद भारत में लगातार 5 से 7 वर्ष तक रहने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। और नागरिक संशोधन अधिनियम 1986 से पहले निवास की अवधि 6 माह मात्र 6 महीने थी। अब देशीकरण द्वारा नागरिकता, तो इस पॉइंट को देख लेते हैं। देशीकरण द्वारा नागरिकता क्या है? तो किसी विदेशी नागरिक द्वारा भारत सरकार को आवेदन करके भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो ये विदेशी नागरिक के बारे में है, कोई विदेशी दूसरे देश का नागरिक हो, इसमें कोई भारतीय मूल या कुछ कंडीशन नहीं लागू है। देशीकरण में कोई विदेशी नागरिक है, जैसे आपका नेपाल का नागरिक हो गया या जो ब्रिटेन का नागरिक हो गया, कोई भी जो भारत की नागरिकता लेना चाह रहा हो देशीकरण द्वारा, तो उसके बारे में प्रावधान दिया गया है। वह इसमें क्या प्रावधान है? वह जिस देश का नागरिक हो उसकी नागरिकता का त्याग करना पड़ेगा उसको, वो जहाँ की नागरिकता हो उसका त्याग करना पड़ेगा। वह उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहाँ देशीकरण द्वारा भारत के नागरिकों को भारत की नागरिकता लेने से रोकी जाती हो। तो इसमें एक कंडीशन और है कि वह उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जिस देश में भारत के नागरिकों को देशीकरण द्वारा नागरिकता लेने से रोका जाता हो। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आवेदन के तत्काल पूर्व 1 वर्ष तक भारत में रहा हो,
तो जब आवेदन तत्काल पूर्व यानी जब आवेदन कर रहा हो तो उससे पहले 1 वर्ष तक भारत में रहना अनिवार्य है। आप उसके बाद 1 वर्ष तक, उसके बाद अगला जो कंडीशन है, संविधान के उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का जानकार हो, पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। जो भारतीय संविधान में उल्लिखित भाषा है उसमें से किसी एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना अनिवार्य है भारत के नागरिक होने के लिए देशीकरण द्वारा। और राष्ट्र के प्रति सकारात्मक आस्था रखना अथवा निश्चित रूप से निष्ठा की शपथ लेना चाहिए। तो ये अनिवार्यता है देशीकरण द्वारा नागरिकता की। उसके बाद राज्य क्षेत्र के अर्जन द्वारा, ये तो मैंने आपको बता दिया। जैसे सिक्किम का उदाहरण दे दिया कि जैसे सिक्किम था तो पहले भारत का हिस्सा नहीं था 1975 के पहले। तो जब 1975 में सिक्किम को भारत में मिला लिया गया तो वहाँ के जो नागरिक थे वो भारत के नागरिक हो गए। तो राज्य क्षेत्र के अर्जन द्वारा नागरिकता। अब नागरिकता समाप्त कैसे की जाती है? तो नागरिकता समाप्त करने के 3 जो इसमें दिए हैं, तो उसके हिसाब से आपकी नागरिकता समाप्त की जाती है। परित्याग द्वारा, आप स्वतः त्याग दें, पर्यावसन द्वारा और वंचित किया जाना। तो परित्याग क्या है? भारत का कोई भी वयस्क नागरिक घोषणा करके अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है। इस प्रकार घोषणा वही व्यक्ति कर सकता है जो किसी अन्य देश के किसी भारत के अतिरिक्त किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। तो परित्याग वही कर सकता है। जैसे आप स्वतः त्याग कर सकते हैं अगर पहले आपको उसके लिए दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करना अनिवार्य है। पर्यावसान द्वारा भारत का वह नागरिक जिसके देशीकरण अथवा पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता स्वीकार की थी, वर्तमान में दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। भारत का वह नागरिक जो देशीकरण द्वारा पंजीकरण करके भारत की नागरिकता लिया हो और वर्तमान समय में दूसरे देश का नागरिकता ले लेता हो तो उसको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। और एक वंचित किया जाना है। तो ये थी आज की वीडियो। इसमें जो भी पॉइंट आपको ना समझ में आए, इस नोट्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैं आपका व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगा। तो इसमें जो भी ना समझ में आए आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नोट्स है। और ये वीडियो जो है, जो छोटे लेवल की एग्ज़ाम है जैसे यूपी पुलिस, उसमें ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मोटा ये सारी चीज़ें के बारे में जानकारी होना चाहिए। आप क्वेश्चन देखेंगे तो हल कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। और अगर आप लोग यूपी पुलिस ये जो 2023-24 की भर्ती है, 60,244 पोस्ट हैं, इसके लिए भरे हैं, तो इसमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।